Good morning, students. Now today we will start our new chapter, chapter 7, diversity of living organism. So इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली वैरायटीज। यदि आप अपने सराउंडिंग्स देखेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब अलग अलग टाइप के है ना, सब में वैरायटीज है। किसी का न्यूट्रिशन डिफरेंट है, किसी का शेप डिफरेंट है, किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, किसी का कलर डिफरेंट है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? वैरायटीज कहलाती है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आज का हमारा चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी, सो बायोडाइवर्सिटी इज varieties of life form, variety of life form in a particular region। बेसिकली यदि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी वैरायटीज है तो वो क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। क्लियर हुआ अच्छे से कि पर्टिकुलर एक रीजन में यदि डिफरेंट टाइप की वैरायटीज ऑफ स्पीसीज हैं, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स है, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। क्लियर हुआ। और समथिंग हमारे अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज मिलती हैं। रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं हमारे अर्थ में। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। और जितनी भी स्पीसीज हमारे अर्थ में मिलती हैं, सभी का न्यूट्रिशन डिफरेंट है, सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और सभी के कलर्स डिफरेंट है। मतलब सभी में कोई ना कोई चेंजेस है ना, कोई ना कोई डिफरेंस है। और इसके अलावा लेकिन इसमें क्या है कि ये सब क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सब क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है कि डिफरेंट होने के बाद भी, आपस में वैरायटीज होने के बाद भी ये क्या होते हैं? आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए आगे देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल गई है ना। तो अब इन वैरायटीज को यदि हम क्लासिफाइड करें, अब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमने क्लासिफाई करे किसी भी चीज को? तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। यदि हमारे पास क्या बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है और सब क्या एक साथ रखी हुई है, अब जब एक साथ कोई भी बुक्स रखी है और उस कंडीशन में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जाइए क्लास 9th की केमिस्ट्री की साइंस की बुक लेकर आइए। ठीक, क्लास 9th की केमिस्ट्री की साइंस की बुक लेकर आइए। अब आप क्या करेंगे? बहुत सारा सर्च करेंगे, एक बुक को देखेंगे, फिर सेकेंड बुक देखेंगे, फिर थर्ड बुक देखेंगे, क्योंकि वो एक साथ मर्ज रखी है। तो उसमें आपको क्या होगा? सर्च करने में टाइम लगेगा ना। अब यदि आप क्या करें? उसको पर्टिकुलर एक रैक में रख लें कि एक जगह पर आपने साइंस का कॉलम बना लिया, एक जगह मैथ्स का कॉलम बना लिया, एक जगह हिंदी, संस्कृत, SST, और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया। और उस कंडीशन में मैं आपसे बोलूं, मतलब उसको आपने क्या कर दिया? फिर क्लासिफाइड कर दिया। अब क्लासिफाइड करने के बाद यदि आप उसमें से, मैंने आपको बोला कि जाइए और क्लास 9th की साइंस की बुक केमिस्ट्री साइंस की बुक लेकर आइए, तो आप उधर पर क्या करेंगे? इजी वे में लेकर जाएंगे ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि हमारे अर्थ में कितने स्पीसीज थी? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज थी। अब इतनी सारी स्पीसीज में यदि हमको किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को पहचानना है तो उसके लिए हमको उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी पड़ा, है ना।
तो चलिए आगे देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट था अरेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म into categories, ठीक। सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन का पॉइंट था, मतलब सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन किसके बेस पर करना है, कैटेगरीज के बेस पर करना है। जैसे आपने बुक्स को क्या किया था, उनके सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया है ना, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमने को क्या करना, उसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमने उसको अरेंज कर देना। सेकेंड हम इसका पॉइंट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, कि कितनी सिमिलरिटीज हैं उसमें और कितनी डिससिमिलरिटीज है। तो सिमिलरिटीज वालों को हम क्या करेंगे, एक साइड रख देंगे और डिससिमिलरिटीज वालों को डिफरेंट साइड रख देंगे। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, जैसे आपने एक सब्जेक्ट वालों बुक्स को एक रैक में रख दिया, सेकेंड सब्जेक्ट वाले बुक को सेकेंड रैक में रख दिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट वाले को नेक्स्ट बुक में रख दिया, है ना। तो जितनी भी सिमिलरिटीज थी उसको एक साइड रख दिया और जितनी डिससिमिलरिटीज थी उसको डिफरेंट साइड में रख दिया। तो सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारा सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो सेकेंड क्या था हमारा कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हेल्प टू एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। इसमें क्या हुआ कि डाइवर्सिटी तो थी, है ना, इसने क्या किया कि एक्सप्लेन किया यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को। थर्ड क्या था कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया, मतलब कि डिफरेंट टाइप के होने के बाद भी क्या हुआ, उसमें डाइवर्सिटी थी। जैसे आप बुक्स देख रहे होंगे कि बुक्स हमने अलग अलग सब्जेक्ट की एक जगह पर अरेंज की थी, लेकिन उन बुक्स के सब्जेक्ट जो थे वो एक जैसे थे ना। जैसे साइंस वाले तो साइंस के 3 पार्ट्स एक साथ रख दिए, एसएसटी के 3 पार्ट्स हमने एक साथ रख दिए, मैथ्स के जितने भी पार्ट्स थे उसको एक साथ रख दिया। तो हमने क्या शो हो रहा था, यूनिटी शो हो रही थी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी यदि हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म सेम सिमिलरिटीज रखते थे, जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या थे, सिमिलरिटीज रखते थे, तो उसमें क्या किया गया, उनको एक साथ रख दिया गया। तो उससे क्या हुआ, डाइवर्सिटीज में भी यूनिटी आ गई, है ना। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन जो था इसका रिलेशन बता दिया इवोल्यूशन के बेस पर, मतलब कि इवोल्यूशन के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया। और इसके साथ इस पॉइंट को हम अभी आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है इसका है कि चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब आइडिया ऑफ इवोल्यूशन in 1859 is in book The Origin of Species। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में बताया था। किस बुक में बताया था उन्होंने, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो उन्होंने बुक लिखी थी 1859 में, उसमें उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। आप सभी ने जिराफ को देखा होगा, तो जिराफ को यदि आप रिसेंटली देखते हैं, पहले अभी जो जिराफ देखते हैं तो क्या देखा है कि उसकी नेक बहुत बड़ी है, लंबी नेक है। लेकिन जब प्रिमिटिव टाइम था, पहले के समय में, बहुत पहले के समय में, स्टार्टिंग में जो जिराफ था उसकी जो नेक थी वो क्या थी, छोटी थी। उसकी नेक क्या थी, छोटी थी। छोटी क्यों थी, क्योंकि जो ट्री थे वो बहुत छोटे छोटे थे। ट्री छोटे छोटे होने की वजह से उसको क्या हुआ कि पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना पड़ता था, है ना।
अपनी गर्दन को ऊपर नहीं उठाना पड़ता था, तो वो क्या करता था, ऐसे नीचे गर्दन करके अपनी पत्तियां खा लेता था, लीव्स खा लेता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, तो ट्री की जो हाइट थी, ट्री की हाइट क्या हो गई, बढ़ती गई। ट्री की हाइट बढ़ती गई तो जिराफ क्या था, जिराफ ने क्या किया, फिर अपनी गर्दन को, नेक को ऊपर उठाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऊपर उठाते उठाते, फिर उसके बाद क्या होता गया, उसकी जो नेक थी वो क्या होती गई, बढ़ती चली गई। तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या किया, उसने अपने आप को, अपने जो ऑर्गेनिज्म थे उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, अपने ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में चेंजेस ले आया, है ना। उसने अपने ऑर्गेनिज्म में चेंजेस ले आया, या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक। ये जो ऑर्गेनिज्म था ये पहले नीचे देख रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने चेंजेस ले आया उसकी बॉडी में, तो ये क्या हो जाता है, ये इवोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ अच्छे से, एक बार और देख लीजिए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चेंजेस जो भी हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। क्लियर हुआ, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन जो था, जैसे आपने इधर पर देख लिया कि जिराफ पहले नीचे पत्तियां खाता था क्योंकि उसकी गर्दन छोटी थी, और फिर उसका जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया उसकी गर्दन क्या होती गई, बड़ी होती गई। तो ये जो इवोल्यूशन था ये क्या हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, पहले स्लोली स्लोली स्टार्ट हुआ। तो इसको आप याद रखिएगा कि इवोल्यूशन एकदम से नहीं होगा, है ना। ये नहीं कि एक दिन पहले जिराफ आया था, उसकी गर्दन छोटी थी और पेड़ की हाइट भी छोटी थी, ट्री की हाइट छोटी थी, और जब दूसरे दिन वो पहुंचा तो ट्री की हाइट क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो उसने क्या किया, अपनी गर्दन को लंबी कर लिया। तो ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये जो इवोल्यूशन था ये स्लोली स्लोली हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया कि जो पहले चेंजेस नहीं थे, जैसे ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे इसको क्या बोला गया, प्रिमिटिव। इसको क्या बोला गया, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। इसको बोला गया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे इसको क्या बोल दिया गया, रीसेंट बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसमें कि पहले वो कैसे दिखते थे, फिर रिसेंट में कैसे दिख रहा है। तो इसके बेस पर भी हमने उसमें चेंजेस करना और उसको क्लासिफाइड करना चालू कर दिया। क्लियर हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। मैं टैक्सोनॉमी किधर लिख देता हूं। टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या है, ब्रांच है। टैक्सोनॉमी किसी भी नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए, उसकी आइडेंटिटीज को लिखने के लिए, या किसी भी स्पीसीज को क्लासिफाई करने के लिए एक बायो की एक ब्रांच बनाई गई, जिसमें उनकी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार से उसका नॉमेनक्लेचर करें और किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन करें। तो इसको बताने के लिए उन्होंने एक ब्रांच बनाई थी, टैक्सोनॉमी। ठीक, टैक्सोनॉमी एक ब्रांच बनाई थी, और इसके फादर जो थे ये लाइनस थे। लाइनस इसके फादर थे। इन्होंने क्या किया था, इस टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया था, और इसके साथ ही इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या किया था, बायनॉमियल नॉमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में बेसिकली दो टाइप की चीजें यूज होती हैं, दो नाम्स यूज हो रहा है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। तो बायनॉमिनल मतलब पहला क्या हो जाएगा इसमें, जीनस, एंड सेकेंड हो जाएगा स्पीसीज। यदि उसमें जीनस और स्पीसीज
शब्दों का उपयोग किया जा रहा है तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा, बायनॉमिनल सिस्टम हो जाएगा, जिसको किसने दिया था, लेनियस ने दिया था। ठीक, क्लियर हुआ। तो चलिए देख लेते हैं जीनस क्या होता है। जीनस बेसिकली क्या होता है, सरनेम होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का यदि हम सरनेम देखें, किसी भी पेरेंटल सरनेम देखें, फैमिली सरनेम देखें, तो वो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। और स्पीसीज क्या हो जाएगा उसका, ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम जो होगा वो क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो इसमें यदि आप देखिए, जैसे मैं अपना नाम बताऊं तो मेरा नाम क्या है, यदि मैं जीनस बताऊं मतलब कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, अपना सरनेम बताऊंगा। तो मेरा सरनेम क्या है, राजपूत। तो राजपूत में मेरे फादर्स नेम भी आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, ब्रदर का नाम आ जाएगा, सिस्टर का नाम आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पूरी एक फैमिली आ जा रही है ना। इसमें क्या बता रहा है, पूरी फैमिली के बारे में बता रहा है। तो फैमिली के बारे में यदि डिस्क्रिप्शन हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। अब यदि मैं बोलूं राजपूत राहुल, मैं क्या बोलूं, राजपूत राहुल, तो राहुल क्या होगा, एक पर्टिकुलर मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा ही नाम क्या होगा, राहुल होगा। तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नेम, मतलब स्पीसीज हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। क्लियर हुआ। जीनस क्या होगा, एक फैमिली हो जाएगी, और स्पीसीज क्या हो जाएगा, उसका ओरिजिनल नेम हो जाएगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं मैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कुछ, लॉयन का नाम आप जानते होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइगर। ये दो नाम हम लिख लेते हैं। इसके यदि हम जीनस और स्पीसीज के बारे में बात करें तो ये दोनों एक ही फैमिली से रिलेटेड है। लॉयन और टाइगर दोनों एक ही फैमिली से रिलेटेड है। ये पैंथेरा फैमिली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पैंथेरा, इसमें भी लिख देता हूं पैंथेरा। तो जो पैंथेरा है ये क्या है, इनके जीनस है। पैंथेरा क्या है, इनका जीनस है, मतलब फैमिली सरनेम है। और यदि इसके साथ में लिख दूं मैं लियो, पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो लियो क्या है उसका, स्पीसीज है। लियो क्या उसकी स्पीसीज है। और यहां पर इसकी स्पीसीज क्या है, टिग्रिस। टिग्रिस इसकी स्पीसीज। क्लियर, इसको याद रखिएगा आप। लियो क्या है, लायन की स्पीसीज है, और टिग्रिस किसकी स्पीसीज है, टाइगर की स्पीसीज है। तो अच्छे से याद रखिएगा आप कि जीनस मतलब क्या होता है, फैमिली सरनेम, और स्पीसीज मतलब होता है उसका ओरिजिनल नेम। तो अब बायनॉमिनल सिस्टम जो है नॉमेनक्लेचर का, इसको लिखने के कुछ रूल्स है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल्स, है ना, बायनॉमिनल लिखने, बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के रूल्स देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल है कि जीनस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। सॉरी, जीनस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जीनस को हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं पहले, पैंथेरा, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो एक लॉयन का नेम है। तो यहां पर यदि आप देखेंगे कि फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है, जीनस लिखा है, मतलब फर्स्ट वी रिटर्न जीनस। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, जीनस को लिखते हैं। सेकेंड हम इसका पॉइंट देख लेते हैं कि फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जीनस फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। आप यहां पर देखेंगे कि जीनस जो था, जीनस का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं, स्पीसीज ऑलवेज रिटन आफ्टर जीनस। स्पीसीज को हम क्या करते हैं, जीनस के बाद लिखते हैं। जीनस हमने पैंथेरा लिखा था, फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, लियो लिख दिया। तो लियो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीसीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देख लें तो स्पीसीज रिटर्न आफ्टर जीनस। जीनस के बाद हम क्या करते हैं, स्पीसीज को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं,
स्पीसीज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। स्पीसीज को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। स्पीसीज जितनी भी होंगी उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि बोथ नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक लेटर्स। यदि आप क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर टाइपिंग करके आप इसको यदि प्रिंट कर रहे हैं, तो जितने भी लेटर्स होंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग, जितने भी स्पीसीज का नाम होगा वो क्या होगा, हमेशा इटैलिक लेटर्स में होगा, है ना। किस फॉर्म में होगा, इटैलिक फॉर्म में होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, बोथ नेम आर प्रिंटेड इन इटैलिक फॉर्म। इसको आप याद रखिएगा। और यदि आप हैंड रिटन लिख रहे हैं इसको, इफ हैंड रिटन, यदि हमने क्या किया, इसको हैंड रिटन लिखा, तो हैंड रिटन लिखेंगे तो उसके नीचे हमेशा क्या करेंगे, एक अंडरलाइन लगा देंगे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, शुड बी अंडरलाइन, ठीक। तो ये 6 पॉइंट्स बेसिक रूल्स है किसी भी बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर बायनॉमिनल सिस्टम के, कि वहां पर क्या यूज होते हैं, जीनस और स्पीसीज यूज होता है। तो जीनस को कैसे लिखते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले हम जीनस लिखते हैं, देन आफ्टर हम स्पीसीज लिखते हैं। जीनस को क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर लिखा जाता है, स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। यदि हमारा प्रिंटेड में लिख रहे हैं, हम इसको कंप्यूटर प्रिंटेड लिख रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे, इटैलिक फॉर्म होंगे, ये क्या होंगे, हमेशा इटैलिक फॉर्म होंगे। और यदि आप इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं, यदि आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो उसके नीचे हमेशा क्या रहेगी, अंडरलाइन रहेगी। तो याद रखिएगा, हम मैक्सिमम टाइम इसको क्या करते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं अपनी कॉपीज में। तो जब भी आप किसी भी स्पीसीज के नाम लिखेंगे, तो उसके नीचे क्या लगा देंगे, अंडरलाइन लगा देंगे। क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, हायरार्की देखते हैं क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन का हायरार्की क्या था कि 3 साइंटिस्ट थे, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, एक हायरार्की बनाया, ठीक। इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वर्क किया था। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग की हम बात कर लें तो 1894 से इसमें वर्किंग चालू हो गई थी, ठीक। तो फर्स्ट जो थे वो थे अर्नस्ट हैकेल। देन 1969 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विटकर एक साइंटिस्ट थे। देन आफ्टर 1997 में एक साइंटिस्ट आए थे, कार्ल वोल्स। तो इस टाइप से तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जैसे स्टार्टिंग अर्नस्ट ने की थी, देन रॉबर्ट इसको कंटिन्यू किया, और देन लास्ट में कार्ल आ गए। तो इन तीनों ने क्या किया कि किंगडम को क्लासिफाइड किया। किंगडम क्या थे, जितना भी हमारे स्पीसीज है, टोटल जो स्पीसीज है उसको हम एक किंगडम बोल सकते हैं। तो उस किंगडम को क्या किया, इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया 5 अलग अलग कैटेगरीज में। तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज कौन कौन सी थी, फर्स्ट कैटेगरी थी मोनेरा, सेकंड कैटेगरी थी प्रोटेस्टा,
थर्ड कैटेगरी थी फंगाई, फोर्थ कैटेगरी थी प्लांटी, देन लास्ट कैटेगरी थी एनिमेलिया, जिसमें से एनिमेलिया में ही हम जो है हमारी जो स्पीसीज है वो आती है होमो सेपियंस, है ना। होमो हमारा जीनस है और सेपियंस हमारी स्पीसीज है। तो इस टाइप से इन 5 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया, जितने भी किंगडम्स थे। फिर उसके बाद आफ्टर किंगडम्स, मतलब कि मोनेरा को जैसे डिवाइड किया गया तो किस कैटेगरीज में आता है, तो किंगडम को भी 2 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इसको मैं कहाँ बता दूं, यहाँ पर बता देता हूँ। किंगडम को भी क्या किया गया, अलग अलग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी फाइलम एंड सेकेंड कैटेगरी थी डिवीजन। ठीक, फाइलम में क्या हुआ, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स थे उनको किस में रखा गया, फाइलम कैटेगरी में रखा गया। और जितने भी प्लांट्स थे उसको किस कैटेगरी में रखा गया, डिवीजन कैटेगरी में रखा गया। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट किंगडम को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फाइलम एंड डिवीजन। तो फाइलम में कौन आ गए, एनिमल्स आ गए, जितने भी टाइप के एनिमल्स थे वो सब किसमें आ गए, फाइलम में आ गए। और जितने भी टाइप के प्लांट्स थे उसको किसमें कैटेगरी में डाल दिया गया, डिवीजन कैटेगरी में डाल दिया गया। तो इसके बाद फाइलम को भी अगेन डिवाइड किया गया। तो फाइलम को जब डिवाइड किया गया तो इसको डिवाइड किया गया क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस जो थी उसमें डिवाइड कर दिया गया। देन आफ्टर क्लास को डिवाइड किया गया ऑर्डर में, देन आफ्टर ऑर्डर को डिवाइड किया गया फैमिली में, फैमिली को डिवाइड किया गया जीनस में, और जीनस को डिवाइड किया गया स्पीसीज में। ठीक, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया, फाइलम में डिवाइड किया गया किंगडम को फाइलम में डिवाइड करने के बाद फाइलम को अगेन डिवाइड किया गया क्लास में, क्लास के बाद अगेन डिवाइड किया गया ऑर्डर में, ऑर्डर के बाद अगेन डिवाइड किया गया फैमिली में, फैमिली के बाद अगेन डिवाइड किया गया उसको जीनस में, और जीनस के बाद अगेन डिवाइड किया गया उसको स्पीसीज में। जब स्पीसीज में डिवाइड कर दिया गया, जब किसी भी किंगडम को स्पीसीज तक आ गया वो, तो मतलब क्या होगा, उसका पर्टिकुलर एक ओरिजिनल नेम हो गया, है ना। तो सेम एज इट इज इसी प्रकार से प्लांट्स में भी होता है, डिविजन्स में भी होता है। तो ये बेसिक कैटेगरीज थी, बेसिक जो था हायरार्की था कि इसके अकॉर्डिंग ही किसी भी किंगडम को डिवाइड किया जाता और इसी के आधार पर हम इसके नेम्स को लिखते हैं। किसी भी फैमिली को यदि डिस्क्राइब करना रहता है तो इसी के बेस पर लिखा जाता है। पहले उसका फाइलम किंगडम लिखा जाता है, देन आफ्टर उसका फाइलम लिखा जाता है, फिर उसकी क्लास लिखी जाती है, फिर ऑर्डर लिखा जाता है, फिर फैमिली लिखी जाती है, देन जीनस, और लास्ट में उसकी स्पीसीज लिखी जाती है। चलिए इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे जाकर। तो इसके लिए जो बेसिक क्लासिफिकेशन का बेस था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लासिफिकेशन का बेस था उसमें क्या किया गया, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, है ना। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट जो बेस था वो क्या रखा गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जितनी भी सेल्स थी उनके स्ट्रक्चर के बेस पर। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है, जो मैंने पहले बता चुका था कि जो वेल डेवलप्ड नहीं होती है सेल्स, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं, और जो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाती है वो क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो था वो था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यदि सिंगल सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको मोनेरा में रख दिया गया, और बचे हुए जितने भी मल्टी सेलुलर थे उसको प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया में रख दिया गया। तो इस टाइप से इसको 2 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर भी इसको डिवाइड किया गया कि कौन से होमोजीनियस है और कौन से हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब कि जो अपना जो फूड है वो खुद न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की मेथड के थ्रू
क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू अपना जो फूड है वो खुद डेवलप कर लेते हैं। और जैसे हम हैं होमो सेपियंस है या जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या फिर अदर किसी चीजों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। ठीक, तो इस टाइप से इसको तीन कैटेगरीज, तीन जो बेस थे इसके, फर्स्ट क्या था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेस पर, सेकेंड क्या था इनके यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, और थर्ड क्या था कि इनके ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। तो ये इसका मेन बेस था क्लासिफिकेशन का। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन का, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट जब पढ़ेंगे आप तो उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ओके, थैंक यू।